जेपीएससी के बाद अब सीजीएल और सीडीपीओ पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भी हाई कोर्ट से मिली राहत। विपक्ष का सरकार पर निशाना, सीबीआई जांच को जरूरी बताया। एचईसी पुनरुद्धार के लिए गठित संसदीय उपसमिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्य योजनाओं के संबंध में हुई विस्तृत चर्चा। खान और खनिज संशोधन विधेयक पर संजय सेठ और बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। बोले, राज्य सरकार भ्रम की राजनीति कर रही है। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआईआर के विशेष शिविर को लेकर की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। 22 और 23 अगस्त को सभी बूथों पर लगेगा शिविर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्ति रद्द करने की सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जबकि मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इससे पहले कल जेपीएससी की 11वीं से 13वीं और एक अन्य नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। न्यायालय के फैसले के बाद सीजीएल पास और सीडीपीओ के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों ने खुशी जाहिर की है। सारे, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इस कारण इस मैटर को बहुत फास्ट ट्रैक बेसिस पे कोर्ट सुनेगी ताकि जल्द से जल्द न्याय किया जाए। कोर्ट का ये मंतव्य है कि 15 सितंबर तक जो अगली डेट ऑफ हियरिंग है, उसके पहले तक सरकार को ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो जल्द से जल्द अपना जवाब दायर करे। तो ये हुआ है आज कोर्ट में। प्लस स्टे लगाया गया है सारे उन टर्मिनेशन, अगर कोई भी होना चाहिए था या कुछ भी, कोर्ट ने बोला है कि अभी कोई टर्मिनेशन ऑर्डर्स अपॉइंटमेंट्स का जो हो चुका है उस पे पास नहीं किया जाएगा, उस पे स्टे है। लोग जो काम कर रहे हैं वो अभी काम करेंगे एटलीस्ट टिल 15 सितंबर। राज्य सरकार की अधिसूचना के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा जेपीएससी 11वीं से 13वीं, जेएसएससी, सीजीएल, सीडीपीओ और एफएसओ से जुड़े मामलों में रोक लगाए जाने के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आज रांची में प्रेस वार्ता की। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। उन्होंने कहा कि 24 अगस्त को शिबू सोरेन के पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकाली जाएगी। गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक गांव नेमरा से आगामी 24 अगस्त दिन सोमवार से हम लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हम लोग 2400 जिलों पर जाएंगे और 2400 जिले के जितने भी जिला मुख्यालय के प्रमुख चौक चौराहा, यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी के आसपास में जाकर के हम लोग छात्र को हम लोग जन जागरण करेंगे, हम जनता को जन जागरण करेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली और गड़बड़ियों को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर जनता और छात्रों की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा में धांधली का भंडाफोड़ होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्व महाधिवक्ता को भी सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, ऐसे में सीबीआई जांच होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि आज की आवश्यकताओं के अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था निरंतर बदल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि हमारे बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को जानें और उस पर गर्व करें। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी क्षमता के अनुरूप शिक्षा, ज्ञान और कौशल प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास करना हमारा लक्ष्य है, ताकि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करें।
रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए गठित 6 सदस्यीय केंद्रीय संसदीय उपसमिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री और संसदीय उपसमिति के सदस्यों के बीच एचईसी की वर्तमान स्थिति और इसके पुनरुद्धार को लेकर भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। संसद से पारित खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर राज्य में कुछ पार्टियों ने इसका विरोध करने का फैसला किया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर इस विधेयक की खूबियां गिनाई और ऐसी पार्टियों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खनिजों से जुड़े रेवेन्यू का लगभग 90% हिस्सा राज्यों को ही मिलता है। श्री सेठ ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा खनिजों के खनन पर लगभग 14 प्रकार के सेस लगाए जाते हैं। इसका असर ये होता है कि प्रति टन कोयले का मूल्य पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार खनिज प्रभावित इलाकों में विकास का काम करने में कोताही बरतती है। राज्य सरकार को उन्होंने सलाह दी कि इस पैसे का उपयोग प्रभावित इलाकों के लोगों की बुनियादी जरूरतों पर खर्च हो। 5 सालों के अंदर ऑक्शन से माइन के ऑक्शन से 87,000 करोड़ रुपए कमाया। कितना? मात्र 5 साल में उड़ीसा ने 87,000 करोड़ रुपए कमाया। क्या हम नहीं कर सकते? तो यही मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करने आया हूं कि मुख्यमंत्री जी, हम सब राज्य में रोजगार बढ़े, राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसलिए जरूरी है कि ऑक्शन, खदानों का ऑक्शन तेजी से हो, कोई लाल फीताशाही नहीं, और जो अवैध माइनिंग है ये सबकी जिम्मेदारी है, अवैध माइनिंग रुके। इधर खनन से जुड़े टैक्स और भुगतानों में एमएमडीआर एक्ट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयानों पर पलटवार करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमला बोला है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि खनन से जुड़े वैधानिक भुगतानों का बड़ा हिस्सा राज्यों को ही मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर हेमंत सरकार तथ्यों पर नहीं बल्कि भ्रम की राजनीति कर रही है। चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय में द्वितीय पद्मश्री रामदयाल मुंडा स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र रांची और कोल्हान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इस दौरान साहित्यकार महादेव टुप्पो ने रामदयाल मुंडा के जीवन, चिंतन और योगदान पर प्रकाश डाला। वहीं कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता ने कहा कि रामदयाल मुंडा शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और सामाजिक चेतना का अद्भुत संगम थे। कार्यक्रम के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कुमार संजय झा ने उनके विचारों पर शोध के लिए समर्पित पीठ स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोककर पश्चिम बंगाल और देश को सुरक्षित बनाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है और फेंसिंग इसका सबसे मजबूत उपाय है। शुभेंदु जी की बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है।
सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने 22 एवं 23 अगस्त को आयोजित होने वाले दूसरे और अंतिम विशेष शिविर में प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में सहयोग करने की अपील की। सीईओ ने कहा कि राज्य के ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिक जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे विशेष शिविर के दौरान फॉर्म 6 और घोषणा पत्र के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी अपील की कि वे अपने स्तर से पात्र नागरिकों को जागरूक करें और ये सुनिश्चित करने में सहयोग करें कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। निम्न दबाव के कारण राज्य में कई दिनों से हो रही बारिश पर ब्रेक लग गया है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 अगस्त तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान गिरिडीह में 14 मिलीमीटर सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। इधर आज राजधानी सहित कई इलाकों में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र परिसर में अत्याधुनिक डिस्ड्रोमीटर उपकरण की स्थापना की गई है। डिस्ड्रोमीटर एक अत्याधुनिक वर्षा मापन उपकरण है जो वर्षा की बूंदों के आकार, संख्या और उनकी गति का मापन करता है। इससे वर्षा की बूंदों के आकार का वितरण, वर्षा की तीव्रता और संचयी वर्षा जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों पर अध्ययन किया जा सकता है। इससे वर्षा की कुल मात्रा के साथ साथ उसकी सूक्ष्म संरचना और प्रकृति को समझने में सहायता मिलती है। इस अत्याधुनिक उपकरण की स्थापना भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर अंबुज कुमार झा और परियोजना वैज्ञानिक रोहित पाटिल द्वारा की गई। इस अवसर पर मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर बाबूराज और वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। रांची के रिम्स ऑडिटोरियम में इस्कॉन की ओर से संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी, चिकित्सक, कर्मचारी और पूर्व छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर लोग भगवान कृष्ण की उपासना में लीन नजर आए और भजन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। संकीर्तन और प्रवचन के बाद झूलन उत्सव एवं फूलों की होली खेली गई। भक्तिमय संगीत और हरिनाम संकीर्तन के बीच विद्यार्थियों एवं उपस्थित लोगों ने उत्सव का आनंद लिया और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक शांति, एकाग्रता, ध्यान और सकारात्मकता को बढ़ावा देना था। कभी नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा हजारीबाग अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। बेहतर पुलिसिंग, सुरक्षा अभियानों और विकास योजनाओं के असर से नक्सल प्रभाव खत्म हो चुका है। इसका सीधा असर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर दिख रहा है। साथ ही पलायन कर चुके ग्रामीणों की वापसी और रोजगार के नए अवसर भी सामने आए हैं। दौर था जब हजारीबाग के सुदूर ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों का खौफ था। सूरज ढलने के बाद पुलिस की गश्ती भी चुनौती मानी जाती थी। नक्सली जन अदालत लगाकर ग्रामीणों को डराते धमकाते थे और विकास कार्यों में बाधा डालते थे। लेकिन सुरक्षा बलों के अभियान, बेहतर पुलिसिंग और सरकार की रणनीति से हालात बदले हैं। उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि अब सड़क, बिजली, पानी समेत तमाम बुनियादी सुविधाएं सुदूर गांवों तक पहुंच रही हैं। समस्या समाप्त होने का एक बहुत बड़ा कारण जो था वो ये भी था कि विकास की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो। सभी क्षेत्रों में
विकास संबंधी कार्य बहुत ज़मीनी स्तर पर गए हैं, इसलिए जो स्थानीय युवा हैं उनके द्वारा इन विकास कार्यों में सहयोग दिया जा रहा है और उतनी ही तेज़ी से जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं विकास कार्यों में। हजारीबाग के एसएसपी ऑपरेशन अमित कुमार ने बताया कि एक समय जिले का ग्रामीण इलाका नक्सल समस्या से बुरी तरह प्रभावित था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई नक्सली मारे गए, कई ने आत्मसमर्पण किया और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई। नतीजा रहा कि नक्सली प्रभाव वाले इलाकों में सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ। अब नक्सल हिंसा के कारण पलायन करने वाले कई परिवार वापस अपने गांव लौट रहे हैं। देखिए, हजारीबाग जिले में भी नक्सल की समस्या पहले रह चुकी है, खासकर बड़का गांव के इलाके में, चुरचू के इलाके में और भी कुछ इलाके में नक्सल की समस्या पहले थी, लेकिन अभी निरंतर जो कार्रवाई हुई पुलिस झारखंड पुलिस की तरफ से जो ऑपरेशन चलाए गए, इसके बाद नक्सल लगभग समाप्त प्राय हो चुका है। कुछ लोग इनकाउंटर में मारे गए, कुछ की गिरफ्तारी हुई, कुछ क्षेत्र छोड़ के चले गए। इस तरह से अब जो है हमारा, हम कह सकते हैं कि हजारीबाग जिला अब नक्सल फ्री हो गया है। नक्सल समस्या का असर सिर्फ ग्रामीण जीवन पर नहीं था, बल्कि कारोबार और निवेश भी प्रभावित था। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने बताया कि अब हालात बदल चुके हैं। खनिज संपदा से समृद्ध जिले में व्यापारी निवेश के लिए आगे आ रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। वहीं सुदूर क्षेत्रों में काम करने वाले संवेदकों के लिए भी माहौल बदला है। ये हमारा हजारीबाग जिला मिनरल रिच जिला है। यहाँ इतने इंटरप्रेन्योर आएंगे जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और बहुत खुशी की बात है कि आने वाले दिन में यहाँ काफी मात्रा में इन्वेस्टर जब आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है। अब हजारीबाग पूरी तरह नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुका है और यहाँ के लोग विकास पथ पर चलकर नित नए आयाम गढ़ रहे हैं। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के नगरी गांव के 5 भाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से प्रेरित होकर नौकरी की तलाश करने की बजाय उद्यमिता का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मदद से उन्होंने कृष्णा फिशरीज नाम से आधुनिक मत्स्य पालन का एक एकीकृत मॉडल खड़ा कर दिया है। गिरिडीह जिले के नगरी गांव में 5 भाइयों के द्वारा संचालित कृष्णा फिशरीज आधुनिक तकनीक, नवाचार और युवा सोच का अनूठा उदाहरण है। परियोजना के संचालकों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनने के दिए गए संदेश ने उन्हें ये स्टार्टअप शुरू करने की प्रेरणा दी। पहले मैं भी कॉर्पोरेट में काम करता था, लेकिन जब मेरे भाई यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे फिशरीज का काम करते हैं और ये पहले हम लोग फीड बाहर से मंगवाते थे, लेकिन जब हमने देखा कि इसमें पोटेंशियल है और हम लोग एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, तो उसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत से हमने ये फीड मिल स्थापित किया और अब हम लोग अपना फीड स्वयं बना रहे हैं और साथ ही साथ इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने स्कीम लिया। जैसे आपको दिख रहा होगा RS, हैचरी, फिश फीड मिल और जिंदा मछली बिक्री केंद्र, ये सब हमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मिला है। लगभग 1 करोड़ रुपए के कुल निवेश से तैयार इस आधुनिक प्रोजेक्ट ने स्थानीय स्तर पर रोजगार की नई राहें खोली हैं। वर्तमान में करीब 20 स्थानीय युवाओं को यहां प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। गिरिडीह के जिला मत्स्य पदाधिकारी मुजाहिद अंसारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाकर जिले में कई किसान आगे आ रहे हैं। हमने लगभग 12,000 अमूल कार्प का संचयन किया हुआ है, जो लगभग 6 महीने पूरी होने को है। और जब ये बड़ी हो जाएगी कुछ 1.5 किलो 2 किलो साइज़ की, तो हमारा यहीं पे एक जिंदा मछली बिक्री केंद्र बना हुआ है, उसमें हम लोग इसको जाके जिंदा हम लोग बेच सकते हैं। पढ़ा लिखा जो लड़का है इस तरह इस फील्ड में आ रहे हैं और इनके जो ग्रामीण क्षेत्र का जो माहौल है रोजगार के मामले में, ये बहुत इसमें परिवर्तन ला रहा है। इसके अलावा ये लोग लड़के जो हैं आपका न केवल रोजगार ये कर रहे हैं, बल्कि जो स्थानीय बेरोजगार लड़के हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत का भी काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा हासिल कर गांव में आधुनिक तकनीक आधारित मत्स्य पालन को एक सफल और मुनाफेदार स्टार्टअप का रूप देना ये साबित करता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सरकारी योजनाओं के तालमेल से ग्रामीण भारत में भी क्रांति लाई जा सकती है। कृष्णा फिशरीज आज वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को धरातल पर साकार करने वाली एक जीती जागती मिसाल है। गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट।
किसी भी समाज की संस्कृति और संस्कार की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बुजुर्गों का कितना सम्मान करता है। हर साल आज के दिन दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद उन बुजुर्गों के प्रति आभार जताना है जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे भविष्य को संवारने में लगा दिया। किसी भी समाज की संस्कृति और संस्कार की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बुजुर्गों का कितना सम्मान करता है। हर साल 21 अगस्त को दुनिया भर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद हमारे उन बुजुर्गों के प्रति आभार जताना है जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे भविष्य को संवारने में लगा दिया। इस दिन वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को सम्मानित किया जाता है और दुनिया भर में उनके सामने आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। वर्ष 2026 में इस दिवस के अवसर पर भारत में इसका महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है क्योंकि देश में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। भारत की बुजुर्ग आबादी 2011 के 10 करोड़ से बढ़कर 2036 तक 23 करोड़ होने का अनुमान है। कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी 8.4% से बढ़कर 14.9% हो जाएगी। बढ़ती बुजुर्ग आबादी को देखते हुए केंद्र सरकार उनके कल्याण के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा के उपायों की मजबूती के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय देश भर के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना नामक एक व्यापक योजना चला रहा है। इस योजना में आश्रय और देखभाल, राज्य स्तरीय उपाय, शिकायत निवारण, सहायक उपकरण, अभिनव समाधान, बुजुर्गों की देखभाल और वृद्धावस्था में स्वस्थ व सक्रिय रहने के लिए अन्य पहल शामिल हैं, जहां असहाय वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन अल्डर लाइन के माध्यम से शिकायत निवारण और सहायता सेवाओं को भी मजबूत किया है। 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई टोल फ्री हेल्पलाइन 14567 शिकायत निवारण सेवाएं प्रदान करती है और वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र व राज्य सरकारों के संबंधित अधिनियमों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करती है। वहीं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 15,000 रुपए तक की मासिक आय वाले उन वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं जो उम्र से जुड़ी दिव्यांगता या कमजोरी से जूझ रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। आज इस खास दिन पर सिर्फ संदेश देने की नहीं बल्कि अपने घर के बुजुर्गों को ये एहसास कराने की जरूरत है कि वे हमारे लिए कल भी अहम थे, आज भी अनमोल हैं और हमेशा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र कभी लाल आतंक और नक्सलियों की बंदूक की तड़तड़ाहट के लिए जाना जाता था, लेकिन अब बंदूकों की गूंज की जगह यहां विकास की नई पटकथा लिखी जा रही है और हर घर तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ दशकों तक उग्रवाद के साए में जीने के कारण विकास की रोशनी, बुनियादी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से कोसों दूर था। लेकिन अब सुरक्षा स्थिति और बदले माहौल पर जानकारी देते हुए रंका के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह ने बताया कि इस पूरे दुर्गम क्षेत्र से नक्सलियों का भय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो 3 दशकों से काफी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र रहा है। उग्रवादी की गतिविधि खत्म होने के बाद वहां पर काफी तीव्र गति से चल रही है और किसी भी तरीके का भय उस क्षेत्र में अभी नहीं है। इसके कारण उस क्षेत्र में विकास की गति काफी तेजी से चल रही है और हर क्षेत्र में वहां पर काम काफी तेजी से हो रहा है। उग्रवाद मुक्त होने के बाद क्षेत्र के व्यापारिक और सामाजिक जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बरगढ़ के स्थानीय व्यवसायी घनश्याम प्रसाद बताते हैं कि लोग अब निडर होकर अपना कारोबार और खेती किसानी कर रहे हैं। आज सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस, जिला पुलिस के सहयोग से यह क्षेत्र पूरी तरह नक्सलियों से मुक्त हो चुका है।
यहाँ लोग अमन चैन का जीवन जीना शुरू कर दिए हैं। विकास योजनाएं अब धीरे धीरे धरातल पर दिख रही है। अब हम लोग भयमुक्त वातावरण में बिजनेस कर रहे हैं। किसी तरह की अब समस्या नहीं दिखती है। स्थानीय आदिम जनजाति परिवार की महिलाओं और बच्चों ने बीते दौर के संघर्ष को याद करते हुए बताया कि पहले शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी। पानी के एक बूंद के लिए घने जंगलों के बीच से होकर नदियों और चुआड़ियों तक जाना पड़ता था। पानियों मन लाने ला परेल, लाने में इतना दूर भालू मन चाबी के जवाब लेकिन उग्रवाद का सफाया पढ़े के मन है। अब बूढ़ा पहाड़ की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। सरकार पढ़ती तो हम हर घर नल लेकिन उग्रवाद का सफाया होते ही अब बूढ़ा पहाड़ की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। हर घर नल से जल योजना के तहत अब ग्रामीणों के दरवाजे तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। आप में सरकार बना दिया, जल मीनार दे दिया। जल मीनार से हम लोग बहुत उपयोग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बाल बच्चा का कपड़ा धो रहे हैं, नहा धोवा रहे हैं, सब कुछ घर ही से कर रहे हैं। घर ही नल हो गया तो नल रहने से बहुत सुविधा हो गया है। कपड़ा उपड़ा सब साफ कर लेते हैं, उसके बाद अब टाइम से सब स्कूल चल जाते हैं। बहुत सुविधा हो गया है। हम लोग के स्कूल में भी बस टाइम से खाना पानी सब बन जाता है, टाइम से भी स्कूल आते हैं और टाइम से खा पी के चल जाते हैं। 3 दशकों के लंबे इंतजार के बाद आज बूढ़ा पहाड़ का हर नागरिक राहत की सांस ले रहा है। घर घर नल से आता पानी यहाँ की बदली हुई खुशहाल तस्वीर का सबसे बड़ा सबूत है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी के बाद अब सीजीएल और सीडीपीओ पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भी हाई कोर्ट से मिली राहत। विपक्ष का सरकार पर निशाना, सीबीआई जांच को जरूरी बताया। एचईसी पुनरुद्धार के लिए गठित संसदीय उपसमिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्य योजनाओं के संबंध में हुई विस्तृत चर्चा। खान और खनिज संशोधन विधेयक पर संजय सेठ और बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। बोले, राज्य सरकार भ्रम की राजनीति कर रही है। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआईआर के विशेष शिविर को लेकर की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। 22 और 23 अगस्त को सभी बूथों पर लगेगा शिविर।